ओके, अभी ERP को लॉगिन करता हूँ मैं। यूजर आईडी लिया, पासवर्ड डाला और मैंने ओके किया। और यहाँ हम एडमिन मॉड्यूल पर डिस्कस करेंगे। एडमिन मॉड्यूल द पार्ट ऑफ CPU, the CPU of ERP, Central Processing Unit of ERP. Everything are there in admin modules, like masters, like user management, like to others master, party masters, item masters, and any type of masters, bill of materials, quality setup. Everything are there, are available in admin modules. Okay. Here is admin module. Okay. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूजर मैनेजमेंट के बारे में कि यूजर को कैसे क्रिएट करते हैं, दिख रहा है। और उस यूजर को क्रिएट करने के बाद उसकी राइट कैसे दी जाती है, यूजर के पास कौन सी मॉड्यूल में काम करने की परमिशन रहेगा, कौन से मॉड्यूल की कौन सी फॉर्म पर या कौन सी पेज पर काम करने का परमिशन रहेगा, सब कुछ हम इस यूजर मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं। ये यूजर क्रिएट करने का पेज है। यहाँ से किसी भी यूजर को हम राइट करके एक ABC यूजर बना लेते हैं, ABC1 में इसकी पासवर्ड डालते हैं A123 और इसका पासवर्ड इसका भी A123। और यहाँ पर नीचे लेबल दिया हुआ है सुपर मिडिल एंट्री, किस तरह के यूजर है उस यूजर की IP एड्रेस यहाँ डालते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं। अगर IP एड्रेस हम यहाँ डाल देते हैं तो यूजर की लॉगिन करते समय वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा उसकी IP को, और उससे रिलेटेड जब भी प्रॉपर्टी होगी यूजर का वो ERP 50% अपने आप करके ला के दे देगा। ईमेल आईडी रखने से जो भी हम यूजर की मेलिंग सिस्टम चालू करते हैं, ऑटोमेटिक रिपोर्ट मेल करना हो या अलर्ट सेंड करना हो, वो उसके मेल पर जाएगी, इसलिए ईमेल आईडी की जरूरत होती है। डिपार्टमेंट्स, जो यूजर है किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है उसको डालने से वो किसी भी तरह के रिक्वेशन अगर वो ERP में क्रिएट करता है तो डिपार्टमेंट उसके अपने आप यहाँ पर अगर हम चूज करते हैं डिपार्टमेंट तो उसके डिपार्टमेंट अपने आप रेडी होके आ जाता है और जितने भी तरह के डाटा है वो प्रॉपर मैनेज हो जाती है उस यूजर के अकॉर्डिंग। डिजिनेशन डालने की मैंडेटरी नहीं है, अगर डाल देते हैं तो बेटर है, क्योंकि यूजर मैनेजमेंट में आगे चलकर अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है कंपनी के तरफ से कि हाँ इस बंदे को इतना अमाउंट की परमिशन है या नहीं है, तो डिजिनेशन भी एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। सेकंड है ब्रांच नेम। अगर जो यूजर है वो अलग अलग ब्रांच के हैं तो हम यहीं पर उनको क्रिएट करते हैं और उनके ब्रांच को सेलेक्ट करते हैं। तो अगर उस यूजर की पोस्टिंग अगर किसी दूसरे ब्रांच में है तो मेरा सारा यूजर मैनेजमेंट सेंट्रलाइज रहता है और यहाँ से वो काम करना शुरू करते हैं। तो अगर किसी भी मॉड्यूल को सेलेक्ट करेगा तो उसकी यूजर की आईडी अपने आप रहेगी और साथ में साथ उसकी लोकेशन जो कंपनी की दूसरी आईडी है वो भी साथ में काम करेगी। तो जैसे यूजर अपना प्रिविलेज में जाएगा उसके पास दोनों तरह की आईडियाँ काम करना शुरू करती है, यूजर आईडी, IP एड्रेस एंड उसकी कंपनी की जिस कंपनी में उसको हमने लोकेट किया है। तो 3 आईडी से ERP में उसका इन्फॉर्मेशन सेव होता है, उसके लॉग बनता है और वहाँ से हम किसी भी तरह की रिपोर्टें हमें निकालने में ईजी रहती है। तो ये पैरामीटर्स हैं जो हमें यूजर मैनेजमेंट में देना पड़ता है। अगर कुछ यूजर के प्रोफाइल में चेंज करना हो तो आप एडिट में आकर चेंज कर लीजिए। जैसे यहाँ पर ये सॉफ्ट टीम 2 है, इसको अगर हम प्रोफाइल में डिपार्टमेंट चेंज करना चाहें, उसका डेजिग्नेशन चेंज करना चाहें, IP एड्रेस कुछ भी चेंज करना चाहें, यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसके पासवर्ड केवल उस समय तक यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं जब तक उसका ट्रांजैक्शन के राइट आप नहीं देते हैं। अगर ट्रांजैक्शन के राइट देते हैं तो यूजर के पास राइट होगा, खुद पासवर्ड चेंज करेगा। सेकंड कोई यूजर हमारे को अगर लीव कर जाता है कंपनी को तो उसके ऊपर नए यूजर को आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी एक चीज़ और आगे इसमें अगर आप देखोगे तो यूजर के जो प्रिविलेज है, जो परमिशन है कैसे दी जाती है वो यहाँ पर शो कर रहा है। मॉड्यूल राइट्स देने का फैसिलिटी यहाँ पर दी हुई है। अगर किसी भी यूजर को आप यहाँ से जो मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे उसके पास चला जाएगा, वो बंदा उसमें काम करेगा। उसी तरह से उसके कौन सा पेज पर उसको काम करना है, कौन सा फॉर्म पर काम करना है, वो यहाँ से हम चूज करके उसको देते रहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के यूजर मैनेजमेंट की राइट सेट हो जाती है।
अगला चैप्टर है इसी के अंदर पार्टी मास्टर की, कि इसमें हमने 3 तरह के पार्टियां क्रिएट की हुई है जिनका अलग अलग डाटाबेस काम करता है। कस्टमर है, वेंडर है, और सर्विस प्रोवाइडर एंड जॉब वर्कर है। तीनों का पेज सेम है लेकिन डाटा स्टोरेज तीनों का डिफरेंट है, तो कहीं भी किसी भी तरह का कन्फ्लिक्शन नहीं होती है या डाटा के कन्फ्लिक्ट नहीं होने का चांस रहता है अगर आप तीनों का स्टोरेज अलग अलग करते हैं। तो ये डाटा फील्ड है उनकी पार्टियों की। ये तो उनके प्रोफाइल है जिसमें उनकी नेम, एड्रेस, स्टेट, सिटी, फ़ोन नंबर्स, ईमेल आईडी, जो भी मैंडेटरी है जिसमें स्टार लगा है वो तो आपको देना ही देना है। पार्टी इनसाइड है, आउटसाइड है, वो यहाँ से अपने आप पिक कर लेता है एज पर कंपनी का स्टेट। अगर होम स्टेट के पार्टी है तो वो इनसाइड करेगा, होम स्टेट का पार्टी नहीं है तो आउटसाइड कर देगा। इनकी स्टेट का स्टेटस प्रेजेंट करने का पर्पस सीधे सीधे जीएसटी के लिए है, जो टैक्सेशन में काम आता है, जहाँ से जीएसटी का जो प्रिंसिपल है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कैसे लागू होगा, वो तमाम एक्टिविटी यहाँ से चालू हो जाती है। इधर अगला चैप्टर है पार्टियों से रिलेटेड एक स्टैट्यूटरी पैरामीटर से, जो अभी 3 ही पैरामीटर काम कर रही है, पैन नंबर, सीएसटी और जीएसटी आईडी। टीसीएस की रिक्वायरमेंट्स जब आती है तब हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल एनओ को हम यूटिलाइज करते हैं। अगर जरूरत नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, अगर जहाँ जरूरत है वहाँ यस कर लेंगे। अगला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटस का। कोई भी कंपनी क्रिएट करेंगे तो उनकी फाइनेंशियल बिहेवियर को हमें यहाँ पर पुट करना होता है, ताकि सेपरेट हमें फाइनेंस मॉड्यूल में जाकर यूजर का लेजर ना क्रिएट करना पड़े। जो भी डाटा बनाएंगे यहाँ पर फाइनेंस मॉड्यूल में, इसका एक चैप्टर यूजर का लेजर और उससे रिलेटेड कमर्शियल पैरामीटर ऑटोमेटिक मूव कर जाता है एडमिन से फाइनेंस मॉड्यूल में, तो अलग से किसी भी फाइनेंस के पर्सन को क्रिएट करने की नीड नहीं है। नीचे यहाँ कंट्री का स्टेटस दिया हुआ है कि अगर वो कंपनी हमारे इंडिया से बाहर की है तो आईएमपी डालेंगे जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, और उसकी करेंसी यहाँ पर आप चूज करेंगे कि कौन सी करेंसी में वो बिलोंग करता है। और ये जीएसटी से नीचे पर्पस है कि वो जीएसटी की कौन सी कैटेगरी में आता है, जीएसटीआर की कैटेगरी क्या हम नीचे डिफाइन किया हुआ है, उसमें से हमें चूज करना होता है। तो अगला इसका जो टैब है वो है एग्जीक्यूटिव डिटेल्स की। कौन एग्जीक्यूटिव हमारे साइड से होंगे जो इस कंपनी को डील करते हैं, तो जो सीआरएम एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सेल्स फोर्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, और पार्टी के एग्जीक्यूटिव्स को 3 यहाँ पर दिया हुआ है, कमर्शियल, फाइनेंस एंड टेक्निकल। तो ये डाटा को हम फिल करते हैं पार्टी मास्टर में। सिमिलर डाटा है वो वेंडर का भी बिल्कुल ऐसे ही है। साउंड को थोड़ा कम करो, ये रिकॉर्ड हो रहा है, और डिस्टरबेंस मत करो, नहीं तो सारा रिकॉर्डिंग चल रहेगी इसमें। तो जो वेंडर्स है उनका भी फॉर्मेट बिल्कुल एज इट इज है। जितने फील्ड्स हम कस्टमर में थे वही सेम फील्ड हमारे को वेंडर में मिलेगा। जो उनकी पैरामीटर्स थे सिमिलर पैरामीटर इसमें भी रहेगा एज इट इज। हमें इसमें से कहीं भी किसी भी तरह के कोई चीज़ें को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, और एग्जीक्यूटिव का डिटेल्स भी सिमिलर उसी तरह से रहेगा। तो पार्टियों के फॉर्मेट कॉमन है, सिर्फ डाटा के स्टोरेज अलग अलग होगी, कस्टमर अलग, वेंडर अलग, सर्विस प्रोवाइडर अलग। ठीक है, तो ये तो होगी पार्टी मास्टर। अगला है हमारा ईआरपी का सबसे मेन पॉइंट है मटेरियल को लेकर। इसमें 2 मटेरियल टाइप हम क्रिएट करते हैं, फिनिश गुड अलग और रॉ मटेरियल एंड अदर्स अलग। पहले रॉ मटेरियल एंड अदर्स को देख लेते हैं। ये मटेरियल का स्ट्रक्चर है हमारा ईआरपी के लिए। इसमें कोई भी मटेरियल को 4 कैटेगरी में डिफाइन की गई है। पहला कैटेगरी होता है टाइप, ग्रुप, सब ग्रुप एंड आइटम मास्टर। आइटम का क्रिएशन ईआरपी करता है, आइटम के कोड को, जो 9 डिजिट का होगा फाइनली, जिसकी कम्बिनेशन 2 डिजिट से स्टार्ट होती है। फर्स्ट 2 डिजिट है मटेरियल टाइप, सेकेंड 2 डिजिट इज द ग्रुप, एंड एडिशनल 2 डिजिट इज अ मटेरियल सब ग्रुप, एंड लास्ट 3 डिजिट द आइटम सीरियल नंबर ऑफ पर्टिकुलर सब ग्रुप। और इससे 9 डिजिट की कोड हमारे पास प्रिपेयर हो जाती है, ईआरपी प्रिपेयर करता है, और यूजर का काम है उसमें आइटम की नेम डालना और उसके रिलेटेड पैरामीटर्स को डालना। मैं न्यू करता हूँ तो यहाँ पर पासवर्ड की सिक्योरिटी लगी हुई है, और जैसे हम यहाँ पर डालते हैं
न्यू कोड अपने आप आ जाएगा। लास्ट कोड है 6, यहाँ पर 7 आ गया। किसी भी ग्रुप में ले लो, सपोज मान लो हम एसकेडी में लेते हैं, एसकेडी में एक यहाँ ड्राइवर है विथ ड्राइवर, तो उस विथ ड्राइवर एक हमने सब ग्रुप बनाया है, उस पर क्लिक करते हैं, 9004 लास्ट डिजिट है, हम न्यू करते हैं तो अगला 5 आ जाता है। इसमें यूजर अपना नेम डालता है, इंटर मारता है और डाटा इसमें ट्रांसफर हो जाता है ईआरपी के अंदर इस कोड के साथ। जब डाटा यहाँ पर बन जाता है तो उसका एक और इन्फॉर्मेशन हमारे को डालनी पड़ती है जो डिटेल्स में आता है, जिसमें डिस्क्रिप्शन हम आइटम को डाल सकते हैं। एक नेम हुआ, नेम से ज़्यादा डिटेल्स में अगर डाटा को डालना है तो डिस्क्रिप्शन में डालिए। यूनिट्स हमारे को यहाँ पर लेना होता है, तो जो इस कैटेगरी का, जो इस सब ग्रुप का आइटम का यूनिट होगा बाय डिफॉल्ट वो ईआरपी ले लेता है। बिल लोकेशन की जब जरूरत होगी तब हम यूटिलाइज करेंगे। ड्राइंग नंबर मीन्स कि आइटम की इमेज, हम यहाँ पर आइटम की इमेज को पाथ लगा सकते हैं। और राइट साइड में अगर आओ तो ये स्टॉक की पैरामीटर दिया हुआ है, सिर्फ विजुअल है यहाँ तक, यहाँ कुछ भी नहीं करना होता है। इन फ्यूचर अगर मान लो मुझे मटेरियल की जरूरत नहीं है तो हम इसे डेट कर सकते हैं। और नीचे इन्वेंट्री का कंट्रोल करने का पैरामीटर दिया हुआ है, आरवेल लेवल्स, उसका डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा रहेगा। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, ऑटो इंडेंट क्वांटिटी जिसको रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, मैक्सिमम स्टॉक है एंड ये मिनिमम स्टॉक लेवल है, और ये प्रोडक्शन से रिलेटेड कंजप्शन का फिगर है तो जो यहाँ पर डाला हुआ है। नेक्स्ट इसका चैप्टर आते हैं तो जीएसटी का हर आइटम का एक एचएसएन बनता है जो जीएसटी की ज़रूरत है वो यहाँ पर चूज करते हैं, और जैसे चूज करेंगे उसका परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद अगला राउटिंग की है, हमें इसकी ज़रूरत जब आइटम की अलग अलग तरीक़े से यूटिलाइज करते हैं तो वो आती है तब हम इसको यूज करते हैं, अदरवाइज इसको अभी नीड नहीं है। बेसिक रेट यहाँ दिया हुआ है, हर आइटम का एक अपना रेट होगा जिसके रेट पर ये आइटम आगे परचेज को भी अलर्ट करेगा, और या हमारे को कोई चालान बनाकर माल मटेरियल भेजना है वहाँ भी ये अलर्ट करेगा और वहाँ शो करेगा। तो हर आइटम का एक बेसिक रेट होगा ही होगा, आज नहीं तो कल डालना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में नहीं है तो बाद में आप डाल दीजिए, अगर स्टार्टिंग में डाल दें तो ज़्यादा बेटर है। और इसके बाद अगर हमारे को किसी भी मटेरियल को 2 यूनिट्स यूज करना है पूरा ईआरपी में, कि हम परचेज के लिए इन्वेंट्री के लिए कुछ और रखते हैं, उसकी कंजप्शन किसी और यूनिट में करेंगे, तो आप 2 यूनिट यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर एक है यूनिट जिसमें दूसरे यूनिट का क्या एक्सचेंज फैक्टर होगा। अगर मटेरियल केजी में है और उसे हमें पीस में लेना है, हेलो, अगर मटेरियल केजी में है और पीस में लेना है तो मैं यहाँ पर उसका फैक्टर डालूंगा कि 1 केजी में कितना पीस होगा या 1 पीस में कितना केजी होगा, और इधर उसका सेकेंडरी यूनिट ले लूँगा। तो एक्सचेंज फैक्टर हमें डालना होगा। अगर आपको डालने में दिक्कत होती है तो फिर ईआरपी में वो प्रोविजन दिया हुआ है कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन फैक्टर पिक करे एज पर मटेरियल साइंस, मेटलर्जी को उठाकर इसमें उसके पैरामीटर डाला हुआ है। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स हैं जो हमें आइटम क्रिएट करते समय फिलअप करना होता है। और नीचे के पैरामीटर जैसे जैसे नीड आती जाएगी हम यहाँ पर पुट अप करते जाएंगे, जैसे ईआरपी में जरूरत पड़ेगी। लास्ट में एक ये यूजर के डिफाइंड पार्ट नंबर है, यूजर चाहे तो अपना भी पार्ट नंबर इसमें डाल सकता है। ठीक है, तो ये एक चैप्टर हो गया आइटम की। अब आते हैं इसकी फिनिश गुड की। फिनिश गुड मटेरियल मास्टर यहाँ पर दिया हुआ है, सिमिलर इसी तरह का वो भी है। सेम कैटेगरी फिनिश गुड का भी हम डिफाइन करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करके कस्टमर को डिलीवर करते हैं, सेल करते हैं, उसका भी एक अलग हम स्ट्रक्चर हम लोग रखते हैं, और उसके डाटाबेस अलग रहता है, रिकॉर्ड सारे अलग रहती हैं उसकी। तो 2 तरह के मटेरियल है, एक तो जो हम परचेज करते हैं, चाहे वो उसमें हमें रॉ मटेरियल भी होता है, एक बार दोबारा सीन कर लेते हैं उसको। इसमें रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, मशीनरी, स्पेयर्स, कोई और आइटम्स जिसको हम ट्रेडिंग गुड्स या किसी भी तरह के कह सकते हैं, कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर्स जो मैन्युफैक्चरिंग करने में काम आते हैं, जनरल आइटम्स हैं, कंज्यूमर जनरल से स्टेशनरी या और किसी भी तरह के दूसरे मटेरियल्स जनरल है। सेकंड ये फिक्स सेट्स हैं जो हमारे कंपनी में यूज होते हैं, एंड ये नीचे सेमी फिनिश आइटम है, एसएफजी जिसको बोलते हैं, वो प्रोडक्शन के काम आते हैं, और लास्ट में स्क्रैप है। तो इतने तरह के मटेरियल टाइप है जिसको हम रॉ मटेरियल और अदर्स में यूज करते हैं। बाकी जो फिनिश गुड है उसका सेपरेट बना हुआ है, तो यहाँ रखा हुआ है, उसका भी मटेरियल का स्ट्रक्चर बिल्कुल एज इट इज है,
जिसमें हम 4 कैटेगरी में इसको भी डिफाइन किया हुआ है, टाइप, ग्रुप, सब ग्रुप एंड नेम। इसको भी क्रिएट करेंगे। ईआरपी अपना उसी तरह का एक नंबर देगा, 9 डिजिट का नंबर होगा, जिस तरह से हमने आरएम का स्ट्रक्चर देखा था क्रिएट करने का, सिमिलर इसी तरह से। और इसका भी डिटेल्स भरने का सेम प्रोसेस है। इसमें भी इसी तरह का डिटेल डालेंगे, ड्राइंग नंबर भी डालेंगे। और इसमें अगर कुछ और पैरामीटर हमें डालना होगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि उसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारे मास्टर्स फिनिश गुड का। और इसके बाद कुछ और मास्टर्स होते हैं क्वालिटी से रिलेटेड, वो यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है कि मुझे उसके हर क्वालिटी आइटमों की मेजर करने के लिए क्या क्या पैरामीटर चूज करेंगे। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स मास्टर बनाते हैं। और जैसे यहाँ पर दिया हुआ क्वालिटी के अंदर जाओ, नेक्स्ट आते हैं, ये है आईक्यूसी में मुझे कितने तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं वो सारा यहाँ डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये गेज है, जैसे मैकेनिकल आइटम को मेजर करना है तो उसमें कई तरह के पैरामीटर होते हैं, विड्थ होते हैं, हाइट होती है, गेज होते हैं, सेंट्रल डिस्टेंस होते हैं। तो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ डाल देंगे। और जब हम मटेरियल के ऊपर जाएंगे इंस्पेक्शन करने, जाने से पहले इसकी एक मास्टर तैयार करेंगे कि पर्टिकुलर उस मटेरियल को मेजर करने के लिए डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, अप एंड डाउन कितना होना चाहिए, जिसको एलएसएल और एमएसएल बोलते हैं। तो अब अगला चैप्टर में वही आएगा, अगला से जो सेटअप होगा। यहाँ पर क्वालिटी का अगला सेटअप है, हम एक्यूएल के बाद में देखेंगे। एक्सेप्टेड क्वालिटी लेवल बोलते हैं, वो हमें डिफाइन करना होता है कि कितने क्वांटिटी में मटेरियल को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर कितने क्वांटिटी में कितना मटेरियल इंस्पेक्ट करते हैं और ख़राब होता है तो उसका रिजेक्शन का क्या पैरामीटर होगा, क्या ईआरपी उसको रिजेक्ट करेगी, तो वो एक्यूएल में हम उसको डालते हैं, एक्सेप्टेड क्वालिटी लेवल। ठीक है, जैसे यहाँ पर आईक्यूसी को ले लो। आईक्यूसी को अगर हम एडिट करते हैं तो यहाँ पर डाला हुआ है कि अगर यहाँ ऊपर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर 1000 लॉट से 2000 के बीच में लॉट साइज है और 5 पीस हम चेक करने के लिए लेते हैं, उसमें से अगर एक भी मटेरियल रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट होता है तो हम उसको रिजेक्ट मानेंगे। ठीक है, एक्सेप्टेड लेवल उसका 1 है। अगर एक भी मटेरियल रिजेक्ट होता है तो ये पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट कर देगा ईआरपी। तो इस तरह से इसको पैरामीटर सेट करते हैं। और अगर हम फिनिश गुड के देखें, एफक्यूसी जिसको बोलते हैं, तो उसको अभी सॉरी यार, मैं इसको एडिट करो, इसमें हमने अभी सेट नहीं किया है। तो इसमें भी हम सेट कर सकते हैं कि मेरा मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज क्या होगा, सैंपल साइज क्या होगा, और एक्सेप्टेंस कितने को हम एक्सेप्ट करेंगे और कितने को हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, कितना हम अलाउ कर सकते हैं इसमें रिजेक्शन का। इसके बाद आते हैं सेटअप। अगर आईक्यूसी का सेटअप बनाते हो तो आइटम के अकॉर्डिंग वो सारे सेटअप बनते हैं। मान लो कोई एक रॉ मटेरियल हम चूज करते हैं, इसमें दिया तो होगा नहीं दिया है, तो यहाँ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि सपोज मान लो यहाँ पर इसकी एडहेसिव या एडहेसन या कुछ भी पता नहीं आइटम्स क्या है, डायल ले लो, चाहे हाइट ले लो। इसकी एक हाइट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें हम बोलता हूँ कि इसके 10 mm की या हाइट होना चाहिए, या 100 mm ले लो। टॉलरेंस मुझे रिक्वायर्ड है तो मैं इसमें 5% का टॉलरेंस देता हूँ। 95 अगर उसकी पैरामीटर आती है तो वो अलाउड है, 94 आती है तो रिजेक्ट है, 94.9 आएगी भी तो रिजेक्ट हो जाएगा। 5 प्लस में और 5 माइनस में, यानी 105 पर जाकर वो बीट करेगा। अगर मेजर करते समय उसकी हाइट 100 से उठकर 105.1 आती है तो ईआरपी उसको रिजेक्ट करेगा। और हम इसको mm में यूनिट ले लेते हैं कि mm में मेजर करना है और इसको एक्टिव कर देते हैं और सेव करेंगे। तो ये सेम चीज़ें जब हमारा क्वालिटी पर्सन जाएगा इंस्पेक्शन करने तो उसके सामने सारा डाटा आएगा, तो वो इसके बिहेव पर उसके इंस्पेक्शन होगी। तो सारा सेटअप हम यहाँ रेडी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वालिटी सेटअप। एडिशनल इसमें जो और मिसलेनियस मास्टर हैं, जैसे जीएसटी का एचएसएन बनाना है, डिपार्टमेंट मास्टर, स्टेट मास्टर क्रिएट करना है, राउटिंग्स जब हम प्रोडक्शन में आएंगे तो राउटिंग का बहुत ज़्यादा रोल होगा, तब हम उस समय डिस्कस कर लेंगे। और ये एचएसएन बनाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आप कोई भी नया एचएसएन क्रिएट करना है तो आप यहाँ नीचे ऐड ऑन करो, परसेंटेज डालो और छुट्टी करो। सपोज मान लो मैंने एक नया एचएसएन डाल दिया, जहाँ पर जीएसटी डाल दो, डिस्क्रिप्शन एचएसएन डाल दिया 1 2 3 4 5 6, और इवन इनवॉइस ले लेता हूँ और परसेंटेज 18% डाल के
इंटर मारता हूँ तो 99 का डिवाइड करके अपने आप डाल देगा, और ओके करो, सेव करो, एक नया एजेशन क्रिएट हो गया। और इस एजेशन को आप आइटम के ऊपर अप्लाई कर दो तो ये यहाँ से आइटम क्रिएट होता है। इसमें एक मेजर और मास्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। तो अभी जब प्रोडक्शन मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे तो इस बिल ऑफ मटेरियल की सीन आएगी कि बिल ऑफ मटेरियल हम बनाते कैसे हैं और उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं। कोई भी मटेरियल चूज कर लो जिसका बिल ऑफ मटेरियल इसमें होगा। सपोज मान लो ये है, तो इसके नीचे 2 पैरामीटर आ रहा है, तो यहाँ हम मटेरियल को ऐड ऑन करते हैं, मटेरियल को रिमूव भी कर सकते हैं, मटेरियल में कुछ चेंजिंग कर सकते हैं उसकी पैरामीटर्स के अंदर, उसको रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अंदर, वो मटेरियल किस ऑपरेशन पर लगेगा उस ऑपरेशन डाल सकते हैं। तो पूरा बिल ऑफ मटेरियल का सेटअप जिसको हम रेडी करेंगे तो प्रोडक्शन मॉड्यूल चलेगा, अदरवाइज प्रोडक्शन मॉड्यूल नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये एडमिन के अंदर मास्टर्स होते हैं जिसको हमें रेडी करना होता है। सेकंड, इस एडमिन का एक और फीचर है जिसको हम बोलते हैं इंपोर्टिंग सिस्टम्स। जो टूल है वो बहुत सारे लार्ज डाटा को यूजर को क्रिएट करने में बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए फीचर दिया हुआ है कि आप पूरे के पूरे आइटम मास्टर्स को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ क्रिएट करो, ये इंपोर्ट करने का टूल्स है कि आप FG को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इस सीरीज में आपको डाटा होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो टाइप, ग्रुप, नेम डाल दीजिए। ERP का काम है वो सारा डाटा को सिंक्रोनाइज करना और उसको इंपोर्ट करके एक नया कोड बनाना। आप ग्रुप को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, सब ग्रुप को इंपोर्ट कर सकते हैं, आइटम मास्टर को। तो जो भी ERP में रिलेटेड मास्टर से, आइटम से रिलेटेड, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे सब ग्रुप हो, चाहे नेम हो, उन सब को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। कोड बनाना ERP का काम है, वो अपने आप कोड बना देगा। अगर आपके डाटा में डुप्लीकेसी है तो वो फिल्टर करके बोल देगा कि ये डाटा डुप्लीकेट है, इसको हम इंसर्ट नहीं करेंगे। तो अगर 1000 डाटा है तो उसको करने में उसको मुश्किल से मुश्किल 3 मिनट भी नहीं लगेगा, वो तुरंत के सारा 1000 डाटा इंपोर्ट कर देगा। उसी तरह से बहुत सारे टूल है। जो पार्टी हम बनाते हैं उस पार्टियों के भी डाटा को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये इंपोर्ट करने की फैसिलिटी है। ठीक है, तो ये एडमिन का चैप्टर है जहाँ से हम सारे मास्टर्स और जितने भी तरह की एक्टिविटी है उसको पूरा करते हैं। और एक इसमें कंपनी का इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करते हैं, जो हमारी कंपनी है जिसमें ERP को हमें चलाना है उसके जितने भी मास्टर्स है वो इसमें डाल देते हैं, ताकि जितने भी रिपोर्टें हैं या और जो डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं उनमें इन पर प्रिंट होकर आ जाए। ठीक है, तो ये एडमिन मॉड्यूल को हम यहीं पे बंद करते हैं और आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा उसमें। ठीक है।